हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे AWT परिवार में। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ ट्रांसपिरेशन यानी बाष्पोत्सर्जन की क्रिया, जो कि पौधों में होती है और सभी बोर्ड क्लासेस और मेडिकल एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो आइए समझते हैं कि किस प्रकार से पौधे बाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने दिया हुआ है एक प्लांट, जो प्लांट के जो वायवीय भाग होते हैं वो सभी भाग क्या करते हैं, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं। जैसे कि तना है, पत्ती है, जड़ है, जितने भी वायवीय प्लांट मतलब जितने भी पोर्स होंगे, इसमें जितने भी छिद्र होंगे जैसे पत्ती में, तने में, वो सभी छिद्र क्या करेंगे, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया करेंगे। देखते हैं आगे। एवापोरेशन इन प्लांट्स यानी ट्रांसपिरेशन। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक पत्ती का स्ट्रक्चर है हमारे सामने। जो हमारे सामने स्ट्रक्चर दिया है ये पूरा क्या है, लीफ का स्ट्रक्चर है। और लीफ के स्ट्रक्चर में जब हम मैग्नीफाई ग्लास रख रहे हैं तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि स्टोमेटा हमारे सामने है और ये सभी स्टोमेटा में से H2O ऊपर की तरफ निकल रहा है। यानी रोशनी जब होगी, यानी प्रकाश जब होगा, तो प्रकाश की उपस्थिति में क्या होंगे, पत्तियों के स्टोमेटा खुलेंगे। और जब पत्तियों के स्टोमेटा खुलेंगे तो ये पत्तियों में से क्या होगा, H2O जो है वो वेपर की अवस्था में, यानी जो वाटर है वो वेपर की अवस्था में बाहर निकलेगा। और वेपर की अवस्था में जब ये बाहर निकलेगा तो ये वायुमंडल में जाएगा और वायुमंडल में जाने के बाद में ये बादल बनाएगा और वो बादल क्या करेंगे, बारिश करेंगे, द्वारा से ये पानी मृदा के अंदर आ जाता है। तो इस तरीके से ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस लीफ के अंदर से होता है। आगे देखते हैं ट्रांसपिरेशन। देखिए यहां पर दिया हुआ है, जो आर्द्रता होगी, नमी जो होगी, उससे बचने के लिए ये क्या करेंगे, प्लांट एवापोरेशन की क्रिया करेंगे। यानी खुद को गर्मी से, तपन से बचाने के लिए क्या करेंगे, ये पानी को अपने अंदर से मूव कर देंगे। और मूव कहां पर करेंगे, वातावरण में करेंगे, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। यानी पौधे से निकलना क्या कहलाता है, एवापोरेशन, और ऊपर वातावरण में पहुंचना क्या कहलाता है, बाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन। तो यहां पर ध्यान देने योग्य बात है कि जितनी भी ट्रांसपिरेशन है वो स्टोमेटा ओपन होगी तभी होगा, और क्लोज स्टोमेटा जब होगी तब इतना नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देने योग्य वाली बात, वाटर वेपर रिलीज होगा लीफ से, वाटरफॉल होगा रेन के रूप में। यानी वाटरफॉल जब होगा वो बारिश के रूप में होगा, जब वाटर बादलों में चला जाएगा। और वाटर एब्जॉर्ब करेगा रूट, किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा। ये पौधा पूरा वाटर अपने अंदर यानी लीव्स वगैरह में, स्टेम में, यहाँ सब पर जाएगा। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जितना पानी जरूरत है, यानी 2%, लेता तो वो 100% है वाटर, लेकिन 2% यानी 2% पानी का प्रयोग करता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, और बाकी का जो 98% वाटर है वो सब एवापोरेशन में बाहर निकल जाता है। अब आप कहेंगे सर एवापोरेशन में कैसे निकल जाता है, तो प्रकाश संश्लेषण की एक बहुत बढ़िया सी क्रिया होती है, एक पत्ती के अंदर होती है। कैसे होती है देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम पत्ती को ही ले लेते हैं, जैसे हमने लीफ ले लिया, इसी में हम समझाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस तरीके से है और कैसे कैसे। सूर्य का प्रकाश जो होता है वो 100% आता है प्लांट के ऊपर। कितना परसेंट आता है, 100%। छाता तो लगा के नहीं रखा, स्वाफी बांध के नहीं रखा, रूमाल लगा के नहीं रखा, तो कितना प्रकाश आना चाहिए सूर्य से, 100% आना चाहिए। जब 100% प्रकाश आता है तो पौधे की जो पत्तियों की जो ऊपरी सतह है वो थोड़ी सी चिकनी होती है, शाइनी होती है, तो क्या होता है, कुछ प्रकाश तो परावर्तित हो जाता है। कितना परसेंट, 12%। ठीक है, और इतना भी परावर्तन नहीं होता कि पूरा ही प्रकाश चला जाए, सिर्फ 12% जाता है। लेकिन कुछ प्रकाश जो है वो इसके आर पार निकल जाता है, जिसका परसेंटेज होता है 5%। यानी 5% प्रकाश आर पार निकल जाता है पौधे में से। इसलिए पौधे के नीचे अंधेरा नहीं होता, रात नहीं होती, उजाला होता है दिन के समय पर। और जो इसके बाद में 12 और 5 17 हो गया, 83% जो प्रकाश है, 83% जो लाइट है यानी प्रकाश है, वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है पत्तियों के द्वारा। कितना परसेंट, 83%। और इस 83% में से सिर्फ 4% लाइट जो है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रयोग की जाती है, और 79% जो प्रकाश बचता है वो प्रकाश 98% वाटर को वेपर बनाने के काम आता है। ध्यान से समझना, सूर्य से प्रकाश आया 100%, अवशोषित कर लिया 83% और परावर्तित कर दिया 12%, और इसमें परावर्तन हो गया यानी क्रॉस हो गया 5%, और 83 में से भी 4% यूज कर लिया हमने किसमें, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यानी खाना बनाने के लिए, और 79% जो बचता है वही प्रकाश बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कराता है, जिसमें 98% पौधे का जो 98% पानी होता है वो सब वेपर की अवस्था में बाहर वातावरण में चला जाता है, जो कि ऊपर जाके बादलों के रूप में बनता है और बौछार यानी पानी के रूप में या बारिश के रूप में धरती पर पुनः वापस आ जाता है। इसको हम जल चक्र भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है हमारे पास, ये हमने आपको बताई दिया अभी कि प्रेसिपिटेशन होगा, आर्द्रता होगी तो एवापोरेशन यहाँ से होगा, जब एवापोरेशन होगा तो पौधे भी करेंगे, तो ये सभी क्रियाएं क्या करेंगी, बादल बनाएंगी, पानी भर जाएगा, बौछार होगी, पानी द्वारा आ जाएगा। ठीक है,
वाटरफॉल्स वगैरह जी आपको अभी बताया कि ओपन होंगे स्टोमेटा तो वाटर निकलेगा बाष्पोसर्जन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं ट्रांसपिरेशन। आपको पता है कि जो स्टोमेटा जो है वो क्या करते हैं, CO2 को लेते हैं और O2 को रिलीज करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। ठीक है, अगर हम श्वसन की बात करें तो श्वसन में क्या करते हैं, प्लांट O2 को लेते हैं, यानी श्वसन की क्रिया में तो ऑक्सीजन लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन देते हैं। ये दो प्रोसेस होते हैं, श्वसन अलग होता है, प्रकाश संश्लेषण अलग होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, CO2 बाहर रिलीज हो रही है और H2O जो है वाटर के रूप में बाहर आ रही है। जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो इतना एवापोरेशन नहीं होगा इस प्लांट्स में। आगे देखते हैं, जो इसके प्लांट के टाइप्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आपको यहीं सामने दिखाई दे रहा होगा स्टोमेटल को बोलते हैं रंध्रीय बाष्पोसर्जन। ये बादल आपके लिए इसलिए बताएं कि आपको समझ में आए कि बाष्पोसर्जन होगा तो बारिश पड़ेगी, यानी हमें प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए, क्योंकि हमारे घर के आसपास या हमारे शहर में या हमारे ज़िले में या हमारे देश में अगर प्लांट कम होंगे तो हमारे देश में बारिश बहुत कम होगी। जितने ज़्यादा प्लांट लगाएंगे मिट्टी में से पानी आएगा, पौधे में जाएगा, बादल बनाएंगे एवापोरेशन में, बारिश होगी, मौसम भी ठंडा रहेगा। जो तापमान बढ़ा है वो पेड़ों के ना होने की वजह से बढ़ा है, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएंगे तो बारिश भी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। इसीलिए मैंने यहाँ पर बाष्पोसर्जन का प्रयोग ना करके बादलों का रूप दिया, जिससे कि हमारे सभी बच्चे जो हैं वो अपने जीवन काल में एक प्लांट लगाएं, उसको संरक्षित करें और उसको बड़ा करें। ये नहीं है कि हज़ारों प्लांट लगा दें, पता चला लास्ट में जो लास्ट वाला प्लांट था उसी को आप बड़ा कर पाए, 999 प्लांट खराब हो गए। नहीं, एक लगाइए, संरक्षित करिए, उसकी सुरक्षा करिए, देखभाल करिए, उसको बड़ा करिए, तो वो प्लांट आपके जीवन में या आगे की पीढ़ी में काम आएगा। तो यहाँ पर जो स्टोमेटल होता है, यानी पत्तियों में जो स्टोमेटा होते हैं वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी वेपर जो होती है, यानी पानी जो होता है वो वेपर की अवस्था में बाहर निकलता है। स्टोमेटल पत्तियों के रंध्रों में से, ठीक है, पत्तियों के रंध्रों में से, यानी स्टोमेटल होगा लीफ में। किस में होगा, लीफ में होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड जो इसका टाइप आता है क्यूटिकल का मतलब होता है उपत्वची। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा, ठंडों में देखते हैं हम लोग कि पौधे के ऊपर से पानी टपकता है नीचे। जैसे हम अगर खड़े हो जाएं सुबह सुबह मॉर्निंग में तो पानी टपकता है, घास में ऐसे हाथ घुमा दें तो हमारा हाथ गीला हो जाता है, हम बैठ नहीं पाते हैं, ओस की बूंदें जमा दिखती हैं। वो क्या होता है, वो भी बाष्पोसर्जन होता है। बाष्पोसर्जन ना होने की वजह, मतलब बाष्पोसर्जन, पत्ती में से बाष्प निकली लेकिन टेम्परेचर इतना डाउन था कि वो बाष्प जो है वो द्रव में बदल गई और वो पत्ती के ऊपर ही रखी मिल जाती है, उसको बोलते हैं उपत्वचीय बाष्पोसर्जन। जो पत्तियों के ऊपर ही आपको रखी मिल जाएगी और जब धूप निकलती है तो वो वेपर की अवस्था में ऊपर वातावरण में चली जाती है, इसको बोलते हैं क्यूटिकल यानी उपत्वची। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा लेंटिकल्स। आपने पौधे देखे होंगे, पौधे के ऊपर स्टेम के ऊपर ऐसे छोटे छोटे छिद्र से मिलते हैं आपको, जैसे ऐसे निशान से मिलते हैं। ये लेंटिकुलर क्या करता है, ये स्टेम है, यानी ये वाटर लेगा, यानी थोड़ा बहुत, मैं पूरा तो नहीं बताऊंगा, थोड़ा बहुत वेपराइजेशन में इसका भी हाथ रहता है स्टेम का। जितने भी ये लेंटिकल्स हैं इनमें से जो वाटर वेपर की अवस्था में बाहर जाता है उसको लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं, यानी बात रंध्रीय। ये बात होते हैं सबके, ये रंध्रीय बात होते हैं। यहाँ से क्या होता है कि जो पानी है वो थोड़ा थोड़ा बाष्पोसर्जित होता जाता है। तभी तो हम देखते हैं कभी हम पौधे की छाल को अगर छुड़ाएं तो वो गीला होता है। जैसे हम किसी ग्रीन प्लांट को इसको अगर छुड़ाते हैं खाल को और देखते हैं तो वो गीला होता है। जैसे नीम की आप डंडी ले लीजिए, उसको छीलिए और उसको आप चेक करेंगे तो गीला होगा। कैसे गीला होगा, क्योंकि उसमें जितने भी लेंटिकल्स हैं वो क्या कर रहे थे, एवापोरेशन कर रहे थे, वेपराइजेशन की प्रोसेस कर रहे थे। और जब वेपराइजेशन की प्रोसेस कर रहे थे तो आपने उस लकड़ी को तोड़ा और देखने लग गए, होने तो नहीं दिया, तो वो पानी कहाँ जमा हुआ, लेंटिकल्स के अंदर। तो लेंटिकल्स के अंदर जब वाटर आपको दिखाई देता है तो आप कहते हैं कि इसके अंदर तो पानी है, वो पानी वेपर बनने वाला होता है। और अगर हम नहीं छुटाएंगे उसको तो वो यहाँ से वेपर की अवस्था में वातावरण में चला जाएगा और बादल बनाएगा, बारिशें होंगी, नाचेंगे गाएंगे, धूम मचाएंगे। आगे देखते हैं बाष्पोसर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। कुछ कारक ऐसे होते हैं जो बाष्पोसर्जन को प्रभावित करते हैं, यानी जरूरी नहीं है कि बाष्पोसर्जन हो ही हो, यानी कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो रुक जाती हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी जैसे बारिश में पानी भर जाता है तो हम भी अपने घर पे या जिस स्थान पर हम उपस्थित होते हैं उस स्थान पर रुक जाते हैं। ये नहीं है कि बारिश पड़ गई हम चले गए, है ना, उसमें क्या है, कच्चा बनियान भीग जाते हैं बस, और कुछ नहीं होता। बाष्पोसर्जन को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, सबसे पहला है नमी, यानी उच्च आर्द्रता बाष्पोसर्जन की दर को कम कर देती है। आर्द्रता ज़्यादा होगी तो लेंटिक जो उसके पोर्स हैं, यानी पत्तियों के जो छिद्र हैं, रंध्र हैं, वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वेपर निकल नहीं पाएगी, वो पौधे में ही रह जाएगी, तो बाष्पोसर्जन की जो दर है वो कम हो जाएगी अपने आप।
पहला पॉइंट। दूसरा तापमान, अगर तापमान उच्च तापमान से बाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर मार्च के बाद में गर्मियाँ पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे अप्रैल मई जून जुलाई पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। जब ज़्यादा धूप पड़ती है तो ये क्या करती है, बाष्पोत्सर्जन की दर को बढ़ा देते हैं, क्योंकि पौधा जो है वो ज़्यादा धूप की वजह से, ज़्यादा तापमान की वजह से जले नहीं और वो वैसा का वैसा खड़ा रहे। इसी वजह से हमें पौधे के नीचे या पेड़ के नीचे हम जब खड़े होते हैं छाँव में तो हमें ठंडा ठंडा महसूस होता है। गाँव में आपने देखा होगा कितनी भी भयानक गर्मी पड़ रही हो, नीम के नीचे खटिया डाल लेते हैं, बढ़िया कूलर एसी जैसी हवा भी फेल है उसके सामने, और बढ़िया नींद आती है, सोते रहते हैं गांव में। तो सबसे बढ़िया है गांव। क्यों बढ़िया है? क्योंकि वो प्राकृतिक है आज भी। और शहर क्यों बेकार लगते हैं? वो कृत्रिम हो चुके हैं, सभी कृत्रिम हो चुके हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट हवा। हवा जो है वो पत्ती के चारों ओर से आर्द्र हवा, यानी हवा पत्ती के चारों ओर से आर्द्र हवा जिसमें नमी होती है, वेपर होती है, उसको क्या करती है, हटाकर बाष्पोत्सर्जन को बढ़ा देती है। यानी अगर वेपर होगी ऊपर से तो पोर्स खुलेंगे नहीं, तो पोर्स नहीं खुलेंगे तो वेपर बाहर निकलेगी नहीं। ऊपर वेपर का कवर बना हुआ है, तो हवा क्या करेगी, उस वेपर को हटाएगी, और जैसी वेपर हटेगी पोर्स ओपन हो जाएंगे और वो वेपर जो है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन बहुत तेज जो हवाएं चलती हैं वो रंध्रों को बंद कर सकती हैं। क्यों बंद कर सकती हैं? अब तेज हवा चलती हैं तो रंध्रों में इस तरीके का क्रिया होता है जिससे कि वो अपने शरीर में, यानी पेड़ जब आपने देखा होगा आंधी में झुक जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वाटर को जल्दी वाटर को लेते रहते हैं मिट्टी में से, और वो मिट्टी में से जब वाटर लेते हैं तो वो सिर्फ वाटर अवस्था में कंजर्व रहता है, उसके अंदर वो वेपर नहीं बन पाता, क्योंकि मौसम ऐसा हो जाता है वेपर बिल्कुल हट जाती है, उसको जरूरत ही नहीं पड़ती है तापमान की। तो इसीलिए क्या होता है, तेज हवाएं जो होती हैं वो रंध्रों को बंद कर देती हैं। रोशनी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सूर्य का प्रकाश रंध्रों को खोलता है। देखिए ये कितनी अच्छी बात कही है इन्होंने। रंध्रों को खोलने वाला कौन है? सूर्य का प्रकाश, यानी रोशनी सबसे ज़्यादा जरूरी है जिससे बाष्पोत्सर्जन बढ़ता है या होता है। लास्ट आता है हमारा CO2। CO2 का लेवल डिसाइड करता है कि बाष्पोत्सर्जन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का निम्न स्तर पर, या जब कम होगी तो रंध्रों को खोलने के लिए प्रेरित कर सकती है। जब CO2 लेवल कम होगा प्लांट में, CO2 लेवल कम होगा प्लांट में, तो वो क्या करेगा, रंध्र को ओपन करेगा, क्योंकि CO2 लेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा, खाना बनाएगा। भाई खाना नहीं बनाएगा तो भूखा मर जाएगा, और जे भूखा मर जाएगा तो हम भूखे मर जाएंगे। फूड कहाँ से लेके आएंगे? इन्हीं से लेके आएंगे। भगवान है जी, नमस्ते कर लो। तो ये क्या करेंगे, CO2 का जो लेवल है वो क्या करेगा, वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में रंध्रों को खोलने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे कि बाष्पोत्सर्जन की क्रिया बढ़ जाएगी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई भी प्लांट है और ये रूट्स वगैरह बनी हुई हैं, और ये हमने प्लांट्स बना दिया, ठीक है, ये हमने प्लांट्स बना दिया। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर मैग्नीफाई से जूम किया, तो जूम करने पर एक मैंने लीफ बनाई यहाँ पर, और इस लीफ के अंदर जितने भी पोर्स हैं, ये छोटे छोटे पोर्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनसे सबसे वेपराइजेशन होता है। किसकी प्रेजेंस में? सूर्य की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? सूर्य की प्रेजेंस में, यानी सन की रोशनी में क्या होता है, वेपराइजेशन होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन। और यहाँ पर जो क्रिया जो होती है इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसपीरेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन। रंध्रों में से भी, इसमें से भी होगा और पत्ती में से भी होगा, और जो इसके स्टेम्स होते हैं, छोटे छोटे जो स्टेम्स होते हैं, या इसके पत्तियों के ऊपर की जो लेयर होती है उनमें से भी होता है, यानी अंदर से भी होगा, इसके ऊपर से भी होगा और रंध्रों से भी। तो ये हमारे पास में 3 प्रकार के थे। कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के थे। एक तो स्ट्रोमेटल था, स्ट्रोमेटल, दूसरा क्यूटिकल था, और तीसरा लेंटिक्यूलर था, लेंटिक्यूलर। तो आप इतने अगर टॉपिक रेडी कर लेते हैं, ये मोस्टली 10th क्लास में भी ये आता है और 11th में भी आता है, अगर आप इतना रेडी कर लेते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, और आप अपनी थ्योरी अपनी समझ से लिख सकते हैं जो आपको समझ में आएगा, और बहुत अच्छी थ्योरी आप बना सकते हैं। अगर आप वीडियो को बार बार समझने के लिए देखेंगे तो बहुत बढ़िया थ्योरी आप बनाएंगे, जिससे आपको 10th में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन होंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।